नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी में चुनाव है। चुनाव के दरमियान कई जगह से प्रत्याशियों पर हमले की खबर सामने आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है जो उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। कौन है जो शांति भंग करना चाहता है। क्यों किया जा रहा है प्रत्याशियों पर हमला। एटा में हमला, हापुड़ में हमला और कई जगह हमले की खबर आ रही है। आखिर क्यों, कैसे मनबड़ हो गए हैं ये लोग, ये रिपोर्ट देखिए। प्रत्याशियों पर हमला आखिर क्यों, कौन कर रहा है माहौल खराब। पुलिस के लिए सिर दर्द बनता हमला। एटा में हमला, हापुड़ में हमला। हमले से किसे होगा फायदा, कौन कर रहा है साजिश। यूपी में विधानसभा चुनाव है। कई जगह से हमले और पुरानी रंजिश की खबरें सामने आ रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर एटा से है, दूसरी तस्वीर हापुड़ से है। चलिए इन दोनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एटा की खबर की। एटा में 103 विधानसभा अलीगंज के बसपा प्रत्याशी सऊद अली खान जुनैद मियां जैतरा ब्लॉक में अपने समर्थकों के साथ रामकिशोर यादव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी एक बोलेरो उनका पीछा करने लगी और जुनैद मियां ने बताया कि पहले तो वो लोग ये समझ रहे थे ये बोलेरो गाड़ी कहीं जा रही होगी, लेकिन बोलेरो सवार लड़कों ने आगे चलकर गाड़ी की नंबर प्लेट रगड़कर हटाने की कोशिश की। तो प्रमुख रामकिशोर को कुछ शक हुआ। अचानक उन बोलेरो सवारों ने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने लगा दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। जिससे जिसने भी सुना वो जुनैद मियां की कोठी की तरफ भाग लिया। वहां मौजूद हजारों की भीड़ को जुनैद मियां ने बताया कि जैसा चुनाव से पहले समझ रहे थे विरोधियों की जो मानसिकता है वो उन पर हमला करा सकते हैं, वैसा ही हुआ, ये आरोप है। जमाल भाई एक बात बताइए, ये 103 विधानसभा से बसपा ने कैंडिडेट बनाया है जुनैद को। आज जैतरा क्षेत्र में हमला होने की जो है उनकी कुछ शिकायत मिली है, क्या हमला हुआ और कौन लोग हैं जिन्होंने हमला कराया? ये जो जुनैद मियां के ऊपर जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी जान को बख्श दिया है। और जुनैद मियां कोई एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं। और उनके साथ ये कायरतापूर्ण जो हरकत की जा रही है, जो बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं, अगर उन्हें मुकाबला करना है तो वो मैदान में आ जाएं, कहीं भी खड़े होकर मुकाबला कर लें, हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
इस तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जुनैद मियाँ सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता नहीं हैं। उनको हर वर्ग का प्यार मिल गया है, अपार प्यार मिल गया है, जिसकी सफलता को देखते हुए विरोधी घबराए हुए हैं और वो अपनी हार को, इस हमले से वो अपनी हार को निश्चित मान चुके हैं। कौन लोग हो सकते हैं जो इस परिवार पर जो है हमला करना? अब ये विरोधी लोग हैं जो परिवार पे हमला किया है और इसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं देगा हम, लेकिन अभी हम आगे की जो भी कुछ गाइडलाइन है वो हम अपने नेता से मशवरा करके उसको आगे करेंगे। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों का समर्थन है, माओ की बहनों की दुआएं हमारे नेता के साथ है और इंशाल्लाह उसका जब तक अल्लाह साथ है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और यहाँ सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ये एक शराफत हमारे नेता की थी जिसने आके सबको यहाँ खामोश किया और ये क्या कि आप लोगों की दुआएं हैं, माओ की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं। लगातार जो है पब्लिक में जो है आक्रोश देखने को मिला है कि उनके नेता के ऊपर हमला हुआ। क्या लगता है कि विरोधी जो है एक तरफ जो है धराशायी हो गए हैं क्या? विरोधी पूरी तौर से धराशायी हो चुके हैं और ये हमला इस बात का सबूत है कि वो मैदान में हार चुके हैं। वो हमारी लड़ाई में कहीं नहीं है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। परिवार की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कोई मांग है चुनाव आयोग से आप लोगों की? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे दो भाई चुनाव क्षेत्र में हैं, दोनों को हम और ज़्यादा मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि अलीगंज विधानसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है और सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं। इसी बीच इस तरह की घटना बहुत ही चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि अलीगंज विधानसभा के चुनाव में पहले में हिंसाओं की खबर आती रही है और हिंसाओं का अपना एक इतिहास रहा है। चुनावी समय में क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए हैं क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और जिस तरीके से मुझे अगर ये सोच रहे हैं वो किस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। और नंदू जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ ये होगा। आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट। मैं पूरी तरह से तैयार था इस चीज के लिए। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, विपक्षी बौखलाए हुए, क्या लगता है उसी का नतीजा है। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या? चुनाव तक तो खतरा है ही, ये चीज तो स्पष्ट है। कौन लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने आपके ऊपर हमला कराया? उसमें से जब 2 लोगों को पकड़ा था आपने, मेरी जो मुहिम है आज के समय में वो नौजवानों को शिक्षा दिलाने और रोजगार दिलाने की है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये हरकत कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो, तो उसने मुझे बताया BSc है। तो मैंने कहा तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग पूर्व में करे हैं। मेरा साफ तौर से आपसे सवाल है कि आपके परिवार पे हमला कराने वाले लोग कौन हैं? अब भैया स्पष्ट तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी समझदार है, आप लोग समझदार हैं, किसने कौन करा सकता है ऐसा क्या? समाजवादी पार्टी जो भी होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि वो लड़के पढ़े लिखे थे। मैं जानता हूँ अगर मुकदमा लिख जाता तो उनका करियर खत्म हो जाता। क्या लगता है ये नहीं चाहता। मैं जो मुहिम मैंने शुरू की है शिक्षा और रोजगार की, मैं उसके तहत मैं अपनी बात खराब नहीं करना चाहता। क्या लगता है कि ये जो घटना कराई गई है, ये घटना जो है आपको जान से मारने की नीयत से कराई गई है या केवल आपके चुनाव को प्रभावित कराने के लिए कराई गई है? अब जब सामने गाड़ी लगा दी और ये हरकत करी तो स्वाभाविक बात है किस चीज के लिए कराई जाएगी, आपको समझदार है। क्या चाहते हैं ऐसे में जो है चुनाव आयोग से मांग क्या है आपकी? कोई सुरक्षा की आवश्यकता है? ऑलरेडी मैं माननीय इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, तो इसमें किसी तरह की वो नहीं है, कोताही नहीं है। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, जो हालात है अलीगंज के आज खास तौर से जैथरा क्षेत्र का, जो मैं भय और खौफ देख रहा हूँ आदमी में कि वोट डालने के लिए अभी भी डर रहे हैं वो लोग। मैं साफ तौर से ये बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिससे आपके परिवार को जो है लगा। चलिए आपको दूसरी तस्वीर यानी हापुड़ की कहानी बताते हैं।
यहाँ क्या हुआ? दरअसल हापुड़ में चुनावी मीटिंग कर लौट रहे मौजूदा विधायक बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल सिंह के काफिले पर शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। काफिले में चल रही गाड़ी के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी चौकी की घटना बताई जा रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर शरारती तत्व क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, अब तो पुलिस को पूरी तरीके से निगरानी रखनी पड़ेगी। जो भी आरोपी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फिर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिमाकत न कर सके। इंडिया न्यूज के लिए एटा से रविकांत शर्मा और हापुड़ से प्रवीण की रिपोर्ट। शराब माफियाओं के खैर नहीं। पुलिस शराब माफियाओं को उनके बिलों से खोद खोद कर निकाल रही है। जो भी गलत काम कर रहा है, गलत काम का गलत नतीजा। पुलिस बदमाशों को पकड़ रही है, जेल भेज रही है और उनकी संपत्ति भी कुर्क कर रही है। देखिए किस तरीके से शराब माफियाओं में मचा हुआ है हाहाकार। शराब माफियाओं की शामत, एक्शन में यूपी पुलिस। शराब माफियाओं पर कार्रवाई है जारी। 40,25,000 की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। यूपी में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है। शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। पुलिस लगातार शराब माफियाओं को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। इसी कड़ी में बाराबंकी जिले में प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत मिलावटी शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 शराब माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले भर के शराब माफियाओं में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल आरोपी अनिल जायसवाल की महिंद्रा बोलेरो बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, जिनकी कीमत करीब 12,50,000 रुपए बताया जा रहा है, और वहीं आरोपी प्रदीप जायसवाल की कार टाटा टिगोरो, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर ऑटो रिक्शा, जिनकी कीमत करीब 25,35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं तीसरा आरोपी रमाकांत तिवारी की मोटरसाइकिल हीरो पैशन वैगनार कार, जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए बताई जा रही है, कुर्क कर दिया गया है। पुलिस ने बकायदा आरोपियों के घरों पर जाकर मुनादी करते हुए कुर्क की संपत्ति की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के चलते लगातार पुलिस और जिला प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत शराब माफियाओं पर पुलिस लगातार शिकंजा कसती चली जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में 14 के तहत की गई है, जिसमें कि अपनिश्चित शराब बनाने के अपराध में दर्ज गैंगस्टर का एक्ट के मुकदमे के अंतर्गत 14 के तहत 3 अभियुक्त, जिसमें अनिल जायसवाल, प्रदीप जायसवाल और रमाकांत तिवारी हैं, इनके 9 वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आने वाले समय में विशेष रूप से विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हमारी ये कार्रवाई सभी प्रकार के माफिया, जिसमें विशेष रूप से अवैध शराब में लिप्त जो कारोबारी हैं, उनके खिलाफ ये अभियान आगे भी और तेजी से जारी रहेगा। ऐसे सभी माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। उनके द्वारा कमाई गई चल और अचल संपत्ति जो उन्होंने अवैध ढंग से अपराध करके अर्जित की है, उन सभी संपत्तियों को चिन्हित करके उनको कुर्क किया जाएगा, ताकि ये संदेश बहुत स्पष्ट जनपद के सभी माफियाओं को दिया जा सके कि जनपद बाराबंकी में अपराध करने वालों के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई है
वो आगे भी जारी रहेगी, जिससे इसका असर हमारे विधानसभा चुनाव और जनपद की कानून व्यवस्था पर सकारात्मक रूप से। इस कार्रवाई से एक बात साफ है, जो भी शराब माफिया हैं और अवैध तरीके से शराब का कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब जो भी अवैध काम करेंगे उनकी अब खैर नहीं। इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से रविंद्र की रिपोर्ट। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक 9 साल की मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्चे की आंखें तक निकाल ली गई और साथ में ये भी कहा जा रहा है बच्चे के साथ बर्बरता की गई। सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। परिजनों ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई नहीं की, ये कहकर मामला टाल दिया कि कल आना, लेकिन कल तक देर हो गई थी। जब परिजन ढूंढ रहे थे, बच्चा नहीं मिला, तो दूसरे दिन बच्चे का शव मिला। शव मिलने के बाद देखिए कानपुर में किस तरीके से मचा हाहाकार। हैवानियत की सारी हदें पार, मासूम को दी खौफनाक मौत। शव देखकर जहर उठा कलेजा, सिगरेट से जलाया चेहरा, कील से आंखें भी निकाली। 10 साल के बच्चे से दरिंदगी। धुंधली पड़ी इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन एक 9 साल के मासूम के साथ ऐसी बर्बरता की गई जिसके बारे में सुनकर, जिसे देखकर रूह कांप उठी है। हत्या की ऐसी खौफनाक तस्वीर की रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन उन दरिंदों को इस बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया होगा जिसने इतनी बेरहमी से इसे मारा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के पाली बेहटा गांव का है। गांव में उस वक्त हाहाकार मच गया जब खेत में एक 9 साल के मासूम बच्चे का शव देखा गया। नग्न शरीर, सिगरेट से जलाने के निशान, कील गाड़ कर आंखें निकाल ली गई और गर्दन के पास जूते के निशान बता रहे हैं कि हत्या कितनी बेरहमी से की गई होगी। बच्चा 2 दिन पहले लापता हुआ था, जिसकी लाश मंगलवार को मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का मानो रो रो कर बुरा हाल हो गया। बच्चे को मारने वालों ने उसकी आंखें तक फोड़ डाली। आंख के पास एक कील मिली है। इस कील को देखकर ऐसी आशंका जताई जा रही है आंख में कील गाड़ी गई होगी और फिर आंखें निकाल ली गई होगी। इतना ही नहीं, बच्चे के गर्दन के पास भी निशान मिले हैं। बच्चे के शव के पास से 2 गिलास और दारू की बोतल भी मिली है, जिसे देखकर शक जा रहा है कि हत्यारे 2 रहे होंगे और उन्होंने पहले दारू पी होगी, फिर बच्चे को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया होगा। बच्चे के चेहरे पर सिगरेट से दागने के जैसे निशान भी मिले हैं। हत्या के बाद बच्चे को जमीन पर घसीटने के भी निशान देखे गए हैं। बच्चे की बॉडी का पिछला हिस्सा काला पड़ा हुआ था। सर, क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये थाना नरवल अंतर्गत एक ग्राम है, जहाँ पर ग्राम से करीब 400 मीटर दूर एक सरसों के खेत में एक 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे का नग्न अवस्था में शव मिला है, जिसके संबंध में उनके पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौके पर पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। फोरेंसिक टीम भी अपनी कार्रवाई कर रही है। जल्द से जल्द हम टीम गठित करके सर्विलांस टीम की मदद से इसका अनावरण करेंगे। सर, इसमें क्या कोई साजिश है या कोई रंजिश हो गया? अब ये विवेचना का विषय है। घर वाले अभी किसी से दुश्मनी को इनकार कर रहे हैं,
लेकिन हम हर एंगल से इसकी विवेचना करेंगे और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करेंगे। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि परिजनों का कहना है कि बच्चा सोमवार से लापता था। चौकी में शिकायत की गई, थाने परिजन गए, लेकिन दोनों जगह पुलिस ने तुरंत कार्रवाई न करके दूसरे दिन आने को कह दिया, जबकि अगले दिन ही कयामत वाली दिन थी। बच्चे की लाश मिली। फिलहाल बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों पर हत्या एफआईआर दर्ज की गई है। इस बच्चे के साथ कुकर्म की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो सकता है। कानपुर में बीते कुछ महीनों में बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले ही एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर बच्चे की हत्या इतनी बेरहमी से क्यों की गई? हत्या के पीछे क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या परिजनों का किसी से कोई विवाद था? क्या बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं कर दी गई? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी है। ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या की मुख्य वजह क्या थी। कानपुर के आउटर नरवल थाना क्षेत्र के पाहली बेटा में उस समय हाहाकार मच गया जब एक खेत में एक नाबालिग बच्चे का शव मिला। उस बच्चे के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। पहले तो उस बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसको नृशंस तरीके से मौत के घाट उतारा। उन दरिंदों ने उस बच्चे की आंख में कील तक ठोक दी और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। फिलहाल आउटर पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है। अब देखना यह है कि वो दरिंदे कितनी जल्द अपने सलाखों के पीछे होते हैं। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बोनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।